नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम कंचनपुर था। यह राज्य अपनी अनोखी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। चारों तरफ हरी भरी घाटियां थीं, जहां रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती इस राज्य को उपहार में दे दी हो। इस राज्य पर राजा दुष्यंत सिंह का शासन था, जो अपने न्यायप्रिय और प्रजा प्रेमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करती थी। राजा दुष्यंत सिंह की एक ही संतान थी, उनकी बेटी राजकुमारी पद्मावती। राजकुमारी पद्मावती अपनी अनोखी खूबसूरती और शालीनता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुके थे। अब पद्मावती विवाह योग्य हो गई थी और आस पास के कई राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। उसके माता पिता को विवाह के लिए कई प्रस्ताव मिल रहे थे, लेकिन वे अपनी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त वर की तलाश में थे। हालांकि अब तक उन्हें वह राजकुमार नहीं मिला था जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। एक दिन कंचनपुर में राजा दुष्यंत सिंह के महल के पास दूसरे शहर से एक युवा कुम्हार आया और रहने लगा। उसका नाम जयवर्धन था। उसने वहीं अपनी झोपड़ी बनाई। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और किसी तरह अपना गुजारा करता। जिस दिन उसके मिट्टी के बर्तन बिक जाते, उसे भरपेट भोजन मिल जाता, लेकिन कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता। फिर भी वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसका मानना था कि भगवान ने उसे जो भी दिया है, उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। एक दिन जब कुम्हार बाजार की ओर जा रहा था, तो उसकी नजर रास्ते से गुजर रही राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो अपने कुछ सहेलियों के साथ महल लौट रही थी। जब कुम्हार ने राजकुमारी पद्मावती को देखा, तो वह उसे देखता ही रह गया। राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता ने कुम्हार पर जादू कर दिया। जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा, तब भी वह राजकुमारी पद्मावती के बारे में ही सोच रहा था। उस रात कुम्हार की आंखों के सामने राजकुमारी पद्मावती का चेहरा घूम रहा था। कुम्हार जयवर्धन को नींद नहीं आ रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह उसे राजकुमारी पद्मावती से मिलवा दे। पूरी रात राजकुमारी पद्मावती के ख्यालों में डूबे रहने के बाद जब सुबह हुई, तो कुम्हार जयवर्धन ने कुछ निर्णय लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। किसी भी फरियादी को राजा दुष्यंत सिंह के महल में आने की पूरी आजादी थी। कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आसानी से राजा तक पहुंच सकता था। महल के रक्षक ने भी कुम्हार जयवर्धन को राजा दुष्यंत सिंह के पास जाने की इजाजत दे दी। जब कुम्हार जयवर्धन राजा के पास पहुंचा, तो राजा दुष्यंत सिंह अपने एक मंत्री से कुछ चर्चा कर रहे थे। जैसे ही कुम्हार जयवर्धन राजा दुष्यंत सिंह के सामने आया, तो राजा ने कहा, बताओ युवक, तुम क्या फरियाद लेकर आए हो? तब कुम्हार जयवर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूं। एक ही सांस में कुम्हार ने अपने दिल की बात कह दी। कुम्हार ने अभी इतना कहा ही था कि वहां खड़े मंत्री जय सिंह आगे आए और जयवर्धन को डांटते हुए बोले, अरे बदतमीज लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो और क्या कह रहे हो? राजा दुष्यंत सिंह के सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सिपाहियों से कहूंगा कि तुम्हारी खाल खींच लें। लेकिन इससे पहले कि सिपाही कुछ कर पाते, राजा दुष्यंत सिंह ने मंत्री को रोक दिया और कहा, नहीं मंत्री जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस बेचारे युवक ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो अपराध हो। हमारी प्रजा के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। यह कहकर राजा दुष्यंत सिंह ने गरीब कुम्हार को वहीं रुकने को कहा और खुद मंत्री के साथ दूसरे कमरे में चले गए। वहां राजा दुष्यंत सिंह मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस कुम्हार ने जो मुझसे कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर हम इसे डरा कर यहां से भगा देंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी। प्रजा हमें अपना दुश्मन मानने लगेगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसीलिए आप कुछ ऐसा करो कि यह बेचारा युवक खुद ही वापस लौट जाए। शादी के लिए ऐसी शर्त रखो जो वह कभी पूरी नहीं कर पाएगा। इस तरह तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। राजा दुष्यंत सिंह ने मंत्री से कहा। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी बात समझ गया हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं इस बेचारे युवक को अभी ऐसी बातों में उलझा दूंगा और उसके सामने ऐसी शर्त रख दूंगा कि वह फिर कभी राजमहल में वापस नहीं आएगा। मंत्री वापस जयवर्धन के पास आया और बोला, सुनो युवक, तुमने देख ही लिया है कि तुमने जो धृष्टता की थी उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए थी। पर हमारे राजा इतने दयालु हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह चाहते हैं कि यदि तुम राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहते हो तो वह भी हो सकता है। पर तुम जानते हो कि राजकुमारी पद्मावती एक राजघराने की बेटी है, इसीलिए कई राजा महाराजा उसके शादी के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। यदि तुम एक शर्त पूरी कर दोगे तो तुम्हें भी उन राजाओं और राजकुमारों के बराबर माना जाएगा।
यह सुनते ही गरीब कुम्हार जयवर्धन के चेहरे पर चमक आ गई। वह उत्साह से बोला, मंत्री जी, मैं राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। तब मंत्री ने कहा, सुनो जयवर्धन, शर्त यह है कि तुम्हें राजकुमारी पद्मावती के हार के लिए एक काला हीरा लाना होगा। यह काला हीरा बहुत ही दुर्लभ है, आज तक इसे केवल कुछ ही लोग ढूंढ पाए हैं। यदि तुम राजकुमारी पद्मावती के लिए वह काला हीरा ढूंढ कर ले आओ तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी पद्मावती से हो सकता है। कुम्हार जयवर्धन सोचने लगा, शायद यह हीरा आज तक किसी को नहीं मिला तो मैं उस हीरे को कैसे खोज पाऊंगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मंत्री जी, मैं राजकुमारी पद्मावती के लिए वह काला हीरा अवश्य लाऊंगा। यह कहकर वह महल से लौट आया। शाम का समय हो चुका था। वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा और सारी रात राजकुमारी पद्मावती की याद में आंसू बहाता रहा। वह भगवान से प्रार्थना भी करने लगा, हे भगवान, मुझे यह शर्त पूरी करने की शक्ति दो। सुबह होते ही कुम्हार जयवर्धन अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर काला हीरा ढूंढ कर लाएगा। वह जानता था कि दुर्लभ हीरा काले पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर मिल सकता है। इसी विश्वास के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुम्हार जयवर्धन चलता रहा और आखिरकार काले पहाड़ों की ठंडी और खतरनाक घाटियों में पहुंच गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह हीरा किस पहाड़ी पर होगा। प्रत्येक पहाड़ी पर ही हीरा मिलेगा। वह वहां गया और हीरे की तलाश करने लगा। ठंडी बर्फीली हवाएं उसका रास्ता रोक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो ठंड उसे मार डालने पर तुली हुई हो। रात होने पर वह एक बड़े से पत्थर के नीचे बैठ गया। उसने तय किया था कि वह पूरी रात जागता रहेगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गया। सुबह होने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर उसे जगा रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा ऋषि खड़ा था। वह कह रहा था, युवक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह इलाका खतरों से भरा है? तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते में एक बहुत बड़ी बर्फीली चट्टान गिरी है। अब तुम्हें उस चट्टान को काटकर अपना रास्ता बनाना होगा। बूढ़े ऋषि की यह बात सुनकर कुम्हार जयवर्धन डर के मारे उठ खड़ा हुआ। उसने आगे जाकर देखा कि उस रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी हुई थी। कुम्हार जयवर्धन वहां से निकलने के लिए रास्ता बनाने लगा। पूरा दिन वह बर्फ तोड़कर रास्ता बनाता रहा, लेकिन वहां से निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बना पा रहा था। वह बहुत थक गया था। फिर उसने पूरी ताकत से उस बर्फीली चट्टान पर प्रहार किया। इस बार चट्टान टूट गई और उसमें एक छेद हो गया। अंदर से एक काला हीरा दिखाई दिया। जयवर्धन ने उस काले हीरे को अपनी हथेली पर रख लिया। अब उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका दिल खुशी से भर गया। जयवर्धन ने हीरा उठाया और वापस कंचनपुर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह कंचनपुर पहुंचा और सीधे राजमहल में प्रवेश किया। उसे देखकर मंत्री ने कहा, अरे बेचारे युवक, तुम फिर यहाँ आ गए। हालांकि उस दिन मैंने तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा बता दी थी। जयवर्धन ने विनम्रता से कहा, नाराज न हो महाराज, मैं शर्त पूरी करके आया हूं। यह कहकर उसने वह काला हीरा राजा दुष्यंत सिंह के सामने रख दिया। ऐसा अनोखा और अतुलनीय हीरा पहली बार देखकर पूरा राजदरबार आश्चर्यचकित रह गया। हीरा देखकर राजा दुष्यंत सिंह भी आश्चर्यचकित रह गए। अब शर्त के अनुसार कुम्हार जयवर्धन ने राजकुमारी से विवाह करने की बात कही। उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब उसकी इच्छा पूरी होने जा रही है। लेकिन तभी मंत्री ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो युवक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हें अतुलनीय हीरा मिला है, लेकिन एक अंतिम शर्त बाकी है। यदि तुम उस शर्त को पूरा कर दोगे तो राजकुमारी पद्मावती से तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे लिए यही अंतिम शर्त होगी। मंत्री की यह बात सुनकर जयवर्धन पर मानो बिजली गिर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, महाराज, वह आखिरी शर्त क्या है? मंत्री ने कहा, राजकुमारी पद्मावती के झुमकों के लिए 2 बड़े सफेद मोती चाहिए, ऐसे मोती जो पूरी दुनिया में बेमिसाल हों। जयवर्धन को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी झोपड़ी में लौट आया। उस रात वह बहुत बेचैन रहा। अगली सुबह उठकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह यह अंतिम शर्त भी पूरी कर सके। कई दिनों तक चलने के बाद वह एक समुद्र तट पर पहुंचा। उसे विश्वास था कि वह समुद्र से मोती लेकर ही लौटेगा। कई दिनों तक समुद्र तट पर भटकने के बाद भी उसे मोतियों का कोई पता नहीं चला, पर उसने हार नहीं मानी। फिर एक शाम ऐसा हुआ कि समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर तट की ओर आई। वह लहर अपने साथ कई कीमती मोती तट पर छोड़ गई। जब जयवर्धन ने यह देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से उन सभी मोतियों को एक कपड़े में लपेटा, उन्हें बांधा और खुशी खुशी कंचनपुर लौट आया। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह चल नहीं रहा बल्कि हवा में दौड़ रहा है। मंत्री एक बार फिर जयवर्धन के पास आया और बोला,
देखो युवक, तुमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। तुम एक गरीब कुम्हार हो और वह महल की राजकुमारी है। तुम उसे कैसे खुश रख पाओगे? इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम राजकुमारी पद्मावती को भूल जाओ। राज परिवार के लोगों को दुख पहुंचाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मंत्री का यह जवाब सुनकर कुम्हार जयवर्धन के दिल में मानो तीर लग गया। ये बातें अभी चल ही रही थीं कि एक दासी दौड़ती हुई दरबार में आई और बोली, महाराज, राजकुमारी पद्मावती को सांप ने डस लिया है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया है और आंखें पथरा गई हैं। वह बेहोश हो गई है। यह सुनकर पूरे दरबार में कोहराम मच गया। जब तक राजा पहुंचे राजकुमारी पद्मावती की मौत हो चुकी थी। पूरा महल दुख के सागर में डूब गया था। राजा दुष्यंत सिंह इतने आहत हुए कि दुख के कारण पागल हो गए। बेचारा कुम्हार जयवर्धन जो पहले से ही हताश था, अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। राजकुमारी पद्मावती की शव यात्रा सजाई गई। उस राज्य के रीति रिवाज के अनुसार जब कोई कुंवारी लड़की मरती थी तो उसका शव नदी में विसर्जित कर दिया जाता था। शाम तक राजकुमारी पद्मावती का शव नदी में विसर्जित कर दिया गया। जब सभी लोग राजकुमारी पद्मावती के शरीर को नदी में विसर्जित करके लौटे तो अंधेरा हो चुका था। बेचारे कुम्हार जयवर्धन को, जो यह सब देख रहा था, पता नहीं क्यों एक विचार आया। उसने नदी में गोता लगाया और राजकुमारी पद्मावती के शरीर को ढूंढकर नदी से बाहर निकाल लिया। रात के अंधेरे में वह राजकुमारी पद्मावती के शरीर को कंधे पर लादकर अपनी झोपड़ी में ले आया। झोपड़ी में आकर उसने राजकुमारी के शरीर को जमीन पर लिटा दिया। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जयवर्धन ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने वैद्य खड़ा था। वह झोपड़ी के अंदर गया और शव को देखा। उसने राजकुमारी पद्मावती का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज जांची। फिर जयवर्धन की तरफ देखकर उसने कहा कि हमारे पास बहुत कम समय है। राजकुमारी पद्मावती अभी मरी नहीं है। फिर उसने तुरंत वैद्य के बताए अनुसार काम करना शुरू कर दिया। इधर वैद्य की नजर राजकुमारी पद्मावती के चेहरे पर टिकी थी। कुछ ही पलों के बाद राजकुमारी के चेहरे पर हलचल होने लगी। यह सब चमत्कार देखकर जयवर्धन खुशी से पागल हो गया। वैद्य ने फिर दवा की एक शीशी उठाई और उसमें से कुछ बूंदें राजकुमारी पद्मावती की नाक में डाल दी। उसी समय राजकुमारी पद्मावती को छींक आई और उसने आंखें खोल दी। खुद को झोपड़ी में लेटा हुआ देखकर राजकुमारी हैरान हो गई और कहने लगी, मैं इस समय कहाँ हूँ? मेरे साथ क्या हुआ जो मैं यहाँ पहुंच गई? जयवर्धन ने खुद को संभाला और कहा, राजकुमारी पद्मावती जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप इस समय मेरी झोपड़ी में हैं और पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद जयवर्धन ने राजकुमारी पद्मावती को सारी बात विस्तार से बताई। राजकुमारी बोली, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ। कुम्हार जयवर्धन ने कहा, नहीं राजकुमारी, दासी नहीं बल्कि आज से तुम मेरे दिल की रानी हो। वैद्य ने अपना काम पूरा किया और चुपचाप चला गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमारी पद्मावती ने अपने दोबारा जिंदा होने का राज किसी को नहीं बताया। हालांकि जयवर्धन की झोपड़ी से महल की दूरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी राजकुमारी पद्मावती को विश्वास था कि वह इस गरीब कुम्हार के लिए ही जिंदा है। दूसरी तरफ राजघराने की इकलौती बेटी की मौत के बाद महल में एकदम सन्नाटा छा गया था। वहां की रौनक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। राजा दुष्यंत सिंह का जीवन बेटी के गम में मुरझाए फूल के समान हो गया था। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा कब तक चलता रहेगा? यदि आप इसी प्रकार दुख के सागर में डूबते रहेंगे तो हमारी प्रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रजा भी दुखी हो जाएगी। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप मनोरंजन के लिए शिकार पर जाएं। राजा दुष्यंत सिंह न चाहते हुए भी मंत्री की सलाह मानकर शिकार करने के लिए तैयार हो गए। जब राजा दुष्यंत का रथ जंगल की ओर जा रहा थी तो नगर से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब राजा दुष्यंत सिंह की नजर उन बच्चों पर पड़ी तो उनमें से एक 4 साल का बच्चा था जो बहुत सुंदर और स्वस्थ दिख रहा था। राजा दुष्यंत सिंह उसे ध्यान से देखने लगे। राजा को बार बार उस बच्चे को देखने का मन कर रहा था। राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगे। उन बच्चों में से एक बच्चा जो काफी बड़ा और समझदार लग रहा था, राजा दुष्यंत सिंह ने उससे पूछा, यह इतना सुंदर बच्चा किसका है? तो वह लड़का बोला, यह तो पास की झोपड़ी में रहने वाले चाचा का बेटा है जो एक कुम्हार है। राजा दुष्यंत सिंह मन ही मन सोचने लगा कि कुम्हार का बेटा इतना सुंदर है। राजा ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया कि इस बच्चे के घर जाओ और इसके पिता से कहो कि इस बच्चे को कल राजमहल में ले आओ। यह कहकर राजा दुष्यंत सिंह खुशी खुशी आगे बढ़ गया। सिपाही तुरंत बच्चे को अपने साथ उसके घर ले गया। अपनी झोपड़ी में सिपाही को देखकर कुम्हार थोड़ा घबरा गया। सैनिक ने जयवर्धन से कहा कि राजा ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम कल इस बच्चे को लेकर उसके दरबार में उपस्थित हो जाओ।
सैनिक की बातें सुनकर कुम्हार जयवर्धन मन में सोचने लगा कि क्या होगा यदि राजा को यह रहस्य पता चल गया कि उसकी बेटी जीवित है। खैर, जो भी हो, यदि राजा का आदेश था तो उसे जाना ही होगा। अगले दिन कुम्हार जयवर्धन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह बच्चे को तैयार करके राजमहल में ले जाए। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। कुम्हार ने अपना वेश बदला और बच्चे को अपने साथ राज दरबार में ले गया। दरबार में पहुंचते ही सबकी नजरें बच्चे पर टिक गईं। इतना सुंदर बच्चा देखकर सभी हैरान थे। जैसे ही राजा दुष्यंत सिंह ने बच्चे को देखा तो राजा अपने सिंहासन से उठे और उसे गोद में ले लिया। रानी ने भी बच्चे को देखा। उनके मन में बच्चे के लिए ढेरों विचार थे। वह बार बार उनके चेहरे की ओर देखती रही और फिर बोली, महाराज, कृपया इस बच्चे को ध्यान से देखिए। इसकी आंखें और होंठ बिल्कुल हमारी बेटी पद्मावती के जैसे हैं। इसे देखकर मुझे उसकी याद आ जाती है। कृपया किसी तरह यह बच्चा मुझे दिलवा दी। राजा दुष्यंत सिंह ने कहा, मुझे पता चला है कि यह एक गरीब कुम्हार का बेटा है, लेकिन कोई भी अपना बच्चा किसी और को नहीं सौंपेगा और किसी के बच्चे को जबरदस्ती अपने पास रखना बहुत बड़ा अपराध होगा। रानी ने कहा, महाराज, मैं खुद भी नहीं चाहती कि किसी के कलेजे के टुकड़े को जबरदस्ती उससे अलग किया जाए, लेकिन एक उपाय तो निकाला जा सकता है। उसके माता पिता को भी महल में रहने की जगह दी जानी चाहिए। एक कुम्हार के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजा दुष्यंत सिंह को अपनी पत्नी की यह सलाह बहुत पसंद आई। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, रानी, आपकी सलाह बिल्कुल सही है। रानी के कमरे से बाहर आकर राजा बच्चे को लेकर कुम्हार जयवर्धन के पास पहुंचे और कहा, हमारी रानी चाहती है कि आपका बच्चा उनके पास रहे। क्या तुम यह बात मानोगे? कुम्हार जयवर्धन ने जवाब दिया, अगर मैं रानी की खुशी के लिए मान भी जाऊं तो भी उसकी मां इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह गरीब है और अकाल मौत मर जाएगी। राजा दुष्यंत सिंह ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम तुम्हारे लिए महल के किसी कोने में रहने का प्रबंध कर सकता हूं, इसमें हर्ज क्या है? बच्चा अपनी मां से दूर नहीं रहेगा और हमारी रानी का मनोरंजन भी हो जाएगा। कुम्हार ने कहा, महाराज, मैं दावे से नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी इस बात के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि हम गरीबों को राजमहल कभी पसंद नहीं आता। राजा दुष्यंत सिंह ने कहा, आप इसकी चिंता न करें, हमारी रानी किसी न किसी तरह आपकी पत्नी को मना ही लेंगी। इसके बाद जयवर्धन अपनी झोपड़ी में लौट आया। अगले दिन महल के बाहर पालकी तैयार की गई। शायद आज रानी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही यह खबर फैली सभी हैरान हो गए, क्योंकि आज रानी किसी गरीब कुम्हार की झोपड़ी में जा रही थी। रानी की पालकी कुम्हार की झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। एक सिपाही आया और झोपड़ी के बाहर जाकर कुम्हार को आवाज लगाई। कुम्हार आज पहली बार अपने दरवाजे पर पालकी खड़ी देखकर हैरान रह गया। सिपाही ने कुम्हार जयवर्धन से कहा कि रानी आई है और वह आपकी पत्नी से मिलना चाहती है। यह सुनकर कुम्हार जयवर्धन का दिल धड़क उठा। वह घबराए शब्दों में राजकुमारी पद्मावती से कहने लगा कि लगता है आज सदियों पुराना राज खुल जाएगा। अब इसे छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का खून सूख गया है। दोनों बातें कर ही रही थी कि रानी ने झोपड़ी में प्रवेश किया। पहली बार अपनी बेटी पर नजर डालते ही रानी मानो पत्थर सी हो गई और फिर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, मेरी बेटी पद्मावती। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह स्तब्ध रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मृत बेटी कैसे जीवित हो सकती है? क्या कोई मरकर वापस आता है? यह असंभव है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। रानी ने पागलों की तरह बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर एक बार फिर चीखी, क्या तुम सचमुच मेरी बेटी पद्मावती हो? मेरी आंखों को क्या हो गया है? बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी पद्मावती ने रुंधे स्वर में कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी बेटी पद्मावती हूं। मैं वही बदकिस्मत बेटी हूं जिसे तुम लोगों ने मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया था। मैं अभी भी राजमहल के लिए मर चुकी हूं। इसके बाद राजकुमारी पद्मावती ने अपनी मां को सारी बात विस्तार से बताई। अब यह खबर झोपड़ी से निकलकर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि 8 साल पहले मर चुकी राजकुमारी पद्मावती अचानक फिर से जीवित हो गई है। जब राजा दुष्यंत सिंह ने यह सुना तो वह खुशी से पागल हो गया। वह पूरी धूमधाम से कुम्हार जयवर्धन की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। पूरी धूमधाम से जयवर्धन और राजकुमारी पद्मावती को उसके बच्चे सहित महल में लाया गया। राजमहल के सभी दरबारी और सेवक उनके स्वागत के लिए हाथ जोड़कर खड़े थे। महल उनके जयकारे के नारों से गूंज रहा था। राजा दुष्यंत सिंह ने आगे बढ़कर कुम्हार को गले लगा लिया और पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। जब जयवर्धन ने यह सब देखा तो उसने सोचा कि एक समय था जब मैं इस महल में फरियादी बनकर आया था, लेकिन अब मैं एक गरीब आदमी नहीं हूं। मैं अब कुम्हार नहीं रहा,
मैं राजा दुष्यंत सिंह का दामाद और उनका उत्तराधिकारी बन गया हूँ। अब मैं कंचनपुर का राजा बनने जा रहा हूँ। राजा दुष्यंत सिंह ने जयवर्धन के लिए एक अलग और आलीशान महल बनवाया, जिसमें उसकी बेटी पद्मावती और दामाद जयवर्धन हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। धन्यवाद।